वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा एनसीईआरटी को स्टडी करने के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जस्ट टू बिगिन इट विद, उसके पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल पर जाके प्लीज़, इस चैनल का नाम है अकेडमी ऑफ जनरल स्टडीज़। ये चैनल वन ऑफ द माई बेस्ट पर्सन आई एवर नो, जिस इंसान को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसने मुझको दिया, एंड नाउ ये इन्होंने एक चैनल खोला है एंड इसमें वो पॉलिटी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर आप 9th 10th 11th 12th किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, यूपीएससी तो वेल एंड गुड है, तो आप कोई भी रेफ़र कर रहे हैं अगर पॉलिटी में बुक, ठीक है, लक्ष्मीकांत हो, पॉलिटी सिंप्लीफाइड हो, कोई भी नोट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, ये हर आर्टिकल हर पार्ट चैप्टर वाइज है, वैसे तो लक्ष्मीकांत का कॉन्सेप्ट वाइज है, तो शॉर्ट वीडियोस में बहुत एक्सप्लेन, जैसे मैं समझाती हूँ उसी तरह लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन्ड है, तो आप यहाँ पर जाके रेफ़र कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब और एनीथिंग, जस्ट सी इफ़ इट सूट्स यू और नॉट, ठीक है। बाकी आई नो यू आर ऑल हियर टू सपोर्ट अस। थैंक यू। नाउ लेट्स बिगिन। तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। कल हमने पढ़ा कि कैसे बिजनेसमैन पहले अट्रैक्ट हो गए थे क्योंकि उनको इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, हाई रेवेन्यू जो थे वो कम करने थे, है ना। फिर हमने पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, वो क्या चाहते थे कि वो क्या चाहते थे कि इंडिजिनस हो, ठीक है, रेंटिंग सिस्टम ना देना पड़े क्योंकि मोस्टली वो टेनेंट्स थे। फिर हमने ज़मींदार्स के बारे में पढ़ा, हमने विमेन के बारे में पढ़ा कि वो पार्टिसिपेट कर रही थी, बट स्टिल गांधी जी थॉट दे शुड फोकस ऑन देयर होम लाइवलीहुड, ठीक है, ये हम सब ने पढ़ा था। अब हम आएंगे लिमिटेशंस पे। वो कह रहे हैं कि सब इंसान, हर सोशल ग्रुप, जो सो कॉल्ड सोशल ग्रुप्स हमने बनाए हैं, उन ग्रुप्स में सब ने स्वराज का आइडिया अपने हिसाब से लिया, जो कि हम सबको पता भी है ना। उनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स का। अनटचेबल्स एक नोशन है, एक फिनोमेना है, जो लोगों को लगता है कि अगर हम किसी छोटी जात इंसान को छू देंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही नॉनसेंसिकल आइडिया है जिसका भी है, नेवर माइंड। One such group was that nation's untouchables who from around 1930s had begun to call themselves Dalit और oppressed. Untouchable नाम को अवॉइड करके उनके लिए नाम यूज़ हो रहा था दलित या oppressed। बात एक ही हो गई, ठीक है। बहुत देर समय के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, कांग्रेस जो पार्टी थी उन्होंने दलितों को इग्नोर किया था। उन्होंने क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि दलितों ने उन सनातनीज की फीलिंग्स को ऑफेंड किया था। सनातनीज कौन? हाई कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, यहाँ पे सो कॉल्ड हाई कास्ट लिखना चाहिए, सो कॉल्ड हाई कास्ट, ठीक है। बट महात्मा गांधी जो थे आपके, वो महात्मा थे, उन्होंने डिक्लेयर किया स्वराज would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. उन्होंने कहा कि 100 सालों तक आज़ादी नहीं मिलेगी हमको अगर हमने अनटचेबिलिटी को अपनी सोसाइटी से नहीं हटा दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम अनटचेबल्स को अनटचेबल्स शब्द नहीं यूज़ करेंगे, वाई टू यूज़ दिस वर्ड फॉर सच बींग्स। उन्होंने बोला उनके लिए हम शब्द यूज़ करेंगे, आपको शब्द पता होना चाहिए, हरिजन, हरि के जन यानी कि भगवान के बच्चे, ये नाम उन्होंने सजेस्ट किया, यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने सो कॉल्ड अनटचेबल्स के लिए, यानी कि हरिजन्स के लिए, दलित्स के लिए, एससीज एसटीज़ के लिए सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया, उनका पावर था, ठीक है। उन्होंने उनको बोला, लोगों को समझाया, उनको बताया कि इनको एंट्री टू टेम्पल भी अलाउड होनी चाहिए। पहले ज़माने में भी और आज के कई जगहों पर भी जो सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग होते हैं, एससीज होते हैं, एसटीज़ होते हैं, ट्राइबल होते हैं, उन लोगों को टेम्पल एंट्री बैन होती है। उनको पब्लिक वेल्स में आने नहीं, यूज़ नहीं करने देते हैं, टैंक्स यूज़ नहीं करने देते हैं, रोड्स में बोलते हैं कि आप कॉर्नर्स पे चलिए, स्कूल्स में नहीं एंट्री देते हैं, उनकी कास्ट पूछ कर, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 के मुताबिक अनटचेबिलिटी को बैन एंड पनिशेबल ऑफेंस बता दिया गया। तो आज अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, सीधा जेल होगी, ठीक है, और कड़ी से कड़ी सज़ा उस इंसान को मिलेगी। तो
ही हिमसेल्फ यानी कि गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए। उन्होंने बोला कि जो काम आपके स्वीपर्स करते हैं वो काम मैं भी करूँगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने परसुएड किया अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों को कि अपना दिल बदलो, और ये जो तुमने दिमाग में बिठाया है ना कि पाप लगेगा अनटचेबल्स को टच कर देने से, है ना, छोटे जात लोगों को टच करने देने से जो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गिव अप द नोशन ऑफ द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, उन्होंने ये बताया। लेकिन दूसरी जगह जो दलित लीडर्स थे उनका तो नोशन ही कुछ और था। वो कह रहे थे कि हमको कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स मत को सॉल्व करनी है, हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी, हमको ठीक है। उन्होंने बोला कि हमको पॉलिटिकल सल्यूशन दो। पॉलिटिकल सल्यूशन का मतलब वो कहते हैं कि हमको दीजिए आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। कल भी मैंने आपको शायद बताया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब वो होता है जब जो नॉमिनेट होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, वो भी उसी कम्युनिटी का होता है, चाहे वो एससी हो, और जो लोग उसको वोट करने के लिए खड़े होते हैं वो भी एससी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे लोग मुसलमान हों, इनका इलेक्टोरेट मुस्लिम है एक्सक्यूज़ मी, और उनके जो लोग उनको वोट करने आए हैं वो भी मुस्लिम हों, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि उनके लिए एक अलग स्फेयर है, उनके लिए एक अलग दुनिया है जिनमें उन्हीं के लोग खड़े होंगे, नॉमिनेट होंगे, और उन्हीं के लोग उनके लिए वोट करेंगे, ठीक है। तो दलित लोगों ने बोला कि आप प्लीज़ कम्युनिटी प्रॉब्लम्स बाद में सॉल्व कर लेना, लेकिन अभी हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और ये इन आइडिया के पीछे कौन थे? हमारे बाबा साहेब यानी कि BR अम्बेडकर, ठीक है। दे बिगेन यानी कि दलित, दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दलित लोगों ने बोला कि हमको रिजर्व्ड सीट्स दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा जो होता है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आपको फ़र्क मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। आगे आएगा पैराग्राफ में, इसीलिए पहले ही बता देती हूँ। देखिए जस्ट सेकेंड, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है स्टेट की राज्यसभा, समझ में आया? ये देखो, ये होता है हमारा सेंटर, ठीक है। ये होता है मतलब हमारा यूनियन की बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। वैसे ही स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, किन्हीं स्टेट्स में, हर स्टेट में नहीं। तो स्टेट की अगर हम बात कर दें ना, यहाँ पे मैं स्टेट लिख देती हूँ। तो स्टेट की जो लोकसभा होती है, जो स्टेट की लोकसभा होती है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट की राज्यसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो स्टेट में राज्यसभा का काम करेगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जो स्टेट में लोकसभा का काम करेगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। इंडिया हैज़ अ बाईकैमरल सिस्टम इन सम स्टेट्स, मीनिंग हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि स्टेट में भी 2 हाउस होंगे, एक लोअर होगा एक अपर होगा। लोअर को हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और बड़ी वाली यानी अपर हाउस को बोलेंगे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोअर हाउस का हिंदी में नाम होगा विधानसभा, और राज्यसभा का नाम होगा विधान परिषद। तो लोगों ने बोला कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि क्या, अब आप मुझको बताएंगे क्या है? लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की? स्टेट में लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की? राज्यसभा की काउंसिल है, ठीक है। अगर असेंबली होती तो लेजिस्लेटिव, तो लोकसभा होती। उन्होंने बोला दलितों ने कि हमको चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ओके। दे बिलीव्ड would only resolve the problem of social disabilities। उनका मानना था कि अगर हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी तभी हमारे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हट सकता है। दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बहुत कम थी, स्पेशली, लेकिन महाराष्ट्र और नागपुर में उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पे आप ये लिख लेंगे, यहाँ पे
जैसे हमने इंडस्ट्रियल वर्कर्स पढ़े थे ना वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड। लेकिन महाराष्ट्र और नागपुर में बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है जी। नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये हैं आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, द कॉन्स्टिट्यूट, जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नाउ बी आर अम्बेडकर थे वो इंसान जिन्होंने दलित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया 1930 में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। याद है हमको, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1930 में हुई थी ये, 31 में हुई थी ये, 32 में हुई थी ये। इसमें कांग्रेस नहीं गई थी, इसमें कांग्रेस में से गांधी जी गए थे और इसमें कांग्रेस नहीं गई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी उसका भी कोई सल्यूशन नहीं निकला था, क्योंकि गांधी और अम्बेडकर का क्लैश हो गया था ऑन द टॉपिक ऑफ माइनॉरिटीज़। गांधी जी कह रहे थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे और अम्बेडकर कह रहे थे कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। याद है, उसी का रेफरेंस यहाँ दिया जा रहा है। अम्बेडकर क्लैश यानी कि किसी के साथ मनमुटाव रखना, किसी के साथ डिबेट करना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो अच्छा बच्चा है वो यहाँ पे 1931 लिख देगा, साल लिख देगा, जगह लिख देगा, लंदन। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था वो लिख दीजिए, रामजे मैकडोनल्ड ने। ये आपको एज दे देता है। ठीक है। तो clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits। ठीक है, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा लेकिन गांधी जी ने नहीं दिया। गांधी जी का मानना था कि वो हमको अलग करता है, वो दुनिया में पार्टीशन, इंडिया में और पार्टीशन ले आएगा। फिर when the British government conceded Ambedkar's demand, गांधी जी began a fast unto death। अच्छा, हुआ क्या था मैं आपको सब बताती हूँ। इसके पहले हमको थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा। होता क्या है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है जी? एक होता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो दो इंसान थे, उन्होंने ये रिफॉर्म लाया था, इसीलिए इसको मॉर्ले और मिंटो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बोल दे कि आकाश और हरमन, आकाश हरमन रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि मॉर्ले दो भाई, या दो भाई नहीं थे वैसे, ये दे वर रिस्पेक्टेड पोजीशंस थी इनकी इंडिया में। ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर, एक वाइस रॉय था एंड द अदर वन और समथिंग एल्स, नेवर माइंड। तो 1909 में आता है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उसमें आप याद रख लीजिए, ऐसे याद करना, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। एम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया 1909 में। तो इस आइडिया से बहुत लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने बोला कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो वैसे ही जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, वही वाले रिफॉर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो कौन थे तब, उन्होंने किसने लीड किया था उसको? मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड। ये दो अलग इंसान हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सही बात है। अब 1919 में उन्होंने ये वाला जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं, सिख लोगों को, एंग्लो इंडियंस को, ठीक है, दे दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा को दे दिया। फिर बात पहुंची 1932 में। 1931 से 1931 में जब गांधी जी और हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमने सामने आए, तो अम्बेडकर ने बोला कि सर अभी ना 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंडर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से आपके सिख और एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो डिप्रेस्ड क्लास है यानी कि एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, दलित हैं, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए। उन्होंने ये बात आगे रखी। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया कि ऐसा तो नहीं हो रहा, इसीलिए कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जब गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और अंबेडकर ने डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट किया, तो अंबेडकर ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए, लेकिन गांधी जी ने इसको अपोज किया, कहते हुए कि हिंदू सोसाइटी को और डिवाइड कर देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डेट याद कर लीजिए 16 अगस्त 1932। इस दिन आया जी आपका कम्युनल अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होती है एंड आई वांट यू टू बी वन ऑफ दोज। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे रैमजे मैकडोनल्ड। रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, यानी कि माइक लिया और कम्युनल अवार्ड बोल दिया। उसमें उन्होंने क्या बोला, व्हाट डिड इट से, उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। मुस्लिम को ऑलरेडी मिला हुआ था 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में, सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस को भी मिला हुआ था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस को भी। आप देख रहे हैं क्या बोला उन्होंने कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिया जाएगा। ही स्टूड अगेंस्ट महात्मा गांधीज आइडिया। अब अंबेडकर और बाकी सारे तो डिप्रेस क्लासेस जो एक्चुअल में थे वो तो बहुत खुश हो गए कि थैंक गॉड हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला जैसे मुस्लिम्स को मिला है। लेकिन गांधी जी तब एक येरावड़ा जेल में थे। उन्होंने वहाँ पर ही फास्ट शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने व्रत रख लिया। उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं व्रत नहीं तोड़ूँगा, और ये व्रत मैं तभी तोड़ूंगा जब सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है वो ख़त्म होगी। तो येरावड़ा जेल में जब वो थे वहाँ पर गांधी जी ने 28 सितंबर को अपना व्रत शुरू किया और उन्होंने ऐसे बोला कि मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगा। उनका रीज़न क्या था, उनको लगता था कि ये हिंदूज़ को और डिवाइड कर देगा और हमारी यूनिटी को ब्रेक कर देगा। इतना प्रेशराइज़ किया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, बहुत सारा वायलेंस हुआ उनके साथ, उनको थ्रेटन किया गया और एट द एंड ऑफ द डे बी.आर. अम्बेडकर को गिव अप करके ये जो डिप्रेस क्लासेस का नोशन था उसको देना पड़ा वापस। फिर क्या होता है, नेशनल लीडर्स जो होते हैं वो पुणे जाते हैं। पुणे कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में। वहाँ पे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ बात करते हैं। अम्बेडकर को बहुत प्रेशर देते हैं कि गांधी जी ने फास्ट रखा है, उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, तो प्लीज़ अपना ये डिप्रेस क्लासेस का जो तुमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की है उसको वापस ले लो। तो बी.आर. अम्बेडकर एज ए ह्यूमन बी हैविंग ह्यूमैनिटी, उन्होंने बोला कि एक इंसान की लाइफ को मैं बलिदान नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया। ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर 1935 में गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ हिंदूज़ एंड अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस ने एक पैक्ट साइन किया, यानी कि एक अग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि गांधी जी ने अपना फास्ट खोल लिया 1932 में 24 सितंबर को, 4 डेज़ के बाद। तो वो पैक्ट क्या बोलता है, क्योंकि वो पैक्ट पूना में लिया गया था, यानी कि पुणे में महाराष्ट्र में 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच में, इसीलिए उसको पूना पैक्ट बोलते हैं। इसमें डिसाइड हुआ कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन की बात करेंगे। हम प्रोविंशियल लेगिस्लेशन। अब प्रोविंशियल लेगिस्लेशन क्या होता है, प्रोविंशियल का सरल मतलब आप जहाँ मर्जी प्रोविंसेस पढ़ें या प्रोविंशियल कुछ भी पढ़े, इसका मतलब स्टेट होता है, सरल शब्द, ठीक है। कहीं पर भी आपको प्रोविंशियल नाम दिखे तो आपको स्टेट याद कर लेना है। जैसे लेजिस्लेचर पे आप लॉ मेकिंग बॉडी याद कर लेते हो ना फटाफट, वैसे ही। तो उन्होंने बोला, पूना पैक्ट में डिसाइड किया गया कि अब रिजर्वेशन आएगी, सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो स्टेट का लोकसभा राज्यसभा होता है वहाँ पर दलितों के लिए सीट्स को रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड में 71 सीट्स रिजर्व थी, लेकिन रिजर्वेशन जो आपके पूना पैक्ट के अंदर आई उसके हिसाब से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 148 सीट्स रिजर्व की गई थी आपके दलित के लिए।
और गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम रखेंगे, यानी कि पूरे हिंदूज, जनरल हिंदूज और डिप्रेस क्लासेस दोनों के कैंडिडेट्स आएंगे और हर इंसान, चाहे वो दलित हो या अपर कास्ट हो, वो किसी को भी वोट कर सकता है, ठीक है। और उनको, दलितों को सेंट्रल में भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, यानी कि जो हमारे राज्यसभा, जो हमारे सेंटर यानी कि पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पर भी इनको रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है जी। ये बात हुई। अब हमको समझ में आएगा व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड। कैसे कंसीड किया था जी? कंसीड मतलब अग्री करना। कैसे किया था? आपके रैमजे मैकडोनल्ड ने किया था, थ्रू कम्युनल अवार्ड। नाइनटीन 32 में जब उन्होंने बोला था कि मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियन, सिख, क्रिश्चियन एंड डिप्रेस क्लासेस को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तो गांधी जी ने फास्ट शुरू कर दिया। He believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into the society. उनको लगता था कि अगर हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे दलित के लिए तो यूनिटी हैम्पर हो जाएगी। अम्बेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी का पोजीशन एंड जो भी उनका अग्रीमेंट था वो एक्सेप्ट किया अंडर योर पूना पैक्ट ऑफ 1932। उसके हिसाब से डिप्रेस क्लासेस को यानी कि शेड्यूल कास्ट को प्रोविंशियल यानी कि वेरी गुड स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्वेशन मिल गई, बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। जनरल लोग भी खड़े होंगे वहाँ पर, दलित भी होंगे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ कांग्रेस लेड नेशनलिस्ट मूवमेंट। लेकिन दलित हमेशा से उनके दिल में कांग्रेस के लिए कभी भी वो प्यार और लॉयल्टी नहीं आ पाई, ठीक है। सम ऑफ द मुस्लिम, अब हम मुस्लिम के बारे में पढ़ते हैं, अब हमने दलित के बारे में पढ़ लिया, अब हम मुस्लिम के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी नहीं, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी इंडिया में, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। ल्यूकवॉर्म यानी कि अब वो बोलते हैं ना हम थोड़ा गर्म पानी लेकर आना, मतलब थोड़ा गर्म, यानी कि उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा ही था। जब हमको याद है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 22 में चौरी चौरा हो गया था। जब खिलाफत मूवमेंट शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रदर्स ने ऑटोमन टर्की के खलीफा की पोजीशन को रिस्पेक्ट करके उनको प्रिजर्व करने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी करके गांधी जी ने इनको साथ में लेकर आए थे। आफ्टर द डिक्लाइन, जब ये नॉन कोऑपरेशन लेड खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया था, तभी बहुत सारे मुस्लिम्स को एलियनेटेड फील हो रहा था कांग्रेस से। एलियनेटेड का मतलब होता है इग्नोर फील होना। जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आप बोलते हैं ना कि यार मुझको बहुत इग्नोर कर रहा है, यानी कि आपको वो एलियनेटेड फील करवा रहा है। तो मुस्लिम्स को लगता है कि नॉन कोऑपरेशन लगता था कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बाद जब वायलेंस हो गया, उसके बाद कभी भी गांधी जी ना कांग्रेस ने कोशिश की कि हम हिंदू मुस्लिम को कभी एक साथ लेकर आएँ। मिड 1920 से जो कांग्रेस थी, इट बिकेम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। कह रहे हैं कि 1920 से कांग्रेस ने बहुत क्लियर कर दिया था, विजिबल कर दिया था कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदू महासभा के साथ हैं, तो मतलब हम हिंदू लेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान के रिलेशंस और बुरे हो गए, क्योंकि मुसलमान को लगा कि हिंदू और कांग्रेस एक ही पार्टी है, अब कांग्रेस हमारी वो अम्ब्रेला पार्टी नहीं रही। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजन प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फेरवर। हर जो कम्युनिटी थी, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, उनका अपना कारण था वायलेंस का। प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट जाती थी और राइट्स होते थे। एवरी राइट डीपर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। और हर एक राइट होता है कोई भी ऐसा इंस्टेंस जिसमें वायलेंस हो, जिसमें हेट्रेड हो, तो हर राइट जो था वो हिंदू और मुस्लिम में जो डिस्टेंस था वो और बढ़ाता रहता था। अब कांग्रेस थी और एक थी मुस्लिम लीग। हमको याद है मुस्लिम लीग कौन सी थी? वो लीग, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान चाहती थी, जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स कहलाती थी। इट वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब कांग्रेस और मुस्लिम का जो एफर्ट था रीनेगोशिएट करने का, अलायंस बनाने का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था।
The important differences were over the question of representation in the future assemblies that would be elected. सबसे बड़े मुद्दे की बात ये थी कि अगर हम एक देश बन भी गए तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में मुस्लिम को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और हिंदू को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये बात हो रही थी। मोहम्मद अली जो थे आपके, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल याद है ना, स्टेट लेवल की, जैसे बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, जो वो स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट की लोकसभा, राइट। नाउ जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग के, उन्होंने बोला कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है मुस्लिम की, वो गिव अप करने को तैयार हूँ अगर सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलती है हिंदुओं से ज़्यादा। यानी कि अगर मुझको मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रख दूँगा। जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप the demand for separate electorate for Muslims only if Muslims were assured reservation of seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces like Bengal and Punjab. मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई है ना 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट की, मैं वो खारिज करने को तैयार हूँ। आई विल गिव इट अप अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं, इफ़ यू गिव मी ए प्रॉमिस इन रिटर्न कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जैसे पंजाब और बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है हिंदू से, अगर वहाँ पर मुझको रिजर्वेशन मिलती है तो मैं ये वाली डिमांड गिव अप करने को तैयार हूँ। ठीक है। Negotiations over the question of representation continued, but all the hope of resolving the issue at all party conference disappeared जब M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha opposed all the efforts. ये सारा प्रॉमिस का धजिया उड़ गया जब आपके M.R. जयकर ने बोला कि मुस्लिम को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने की बात है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्होंने पाकिस्तान की बात की थी। ठीक है, लास्ट है ये। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था तो एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत सस्पिशन, शक और डिस्ट्रस्ट का था कम्युनिटीज़ के बीच में। कौन सी कम्युनिटीज़? हिंदू और मुस्लिम के बीच में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, अब मतलब समझा एलिनेटेड का? वेरी गुड, यानी कि इग्नोर्ड फ्रॉम कांग्रेस। बहुत सारे मुसलमान को लगता था कि अब वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंट पीपल। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. बहुत सारे मुस्लिम दिग्गजों ने ये बात की कि हम एक्चुअली में माइनॉरिटी हैं इंडिया में। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. और उनको ये डर था कि हिंदू मेजॉरिटी में हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी कहीं दब ना जाए, ये उनको डर था। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो आप ये पढ़ कर जाइएगा। और जो बाकी बच्चे हैं यूपीएससी वाले, आपका ये आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और ऑप्शनल में बहुत काम आएगा। ठीक है, आज हमने पूना पैक्ट पढ़ा और लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ आप मुझको बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू सो मच।